हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल आयुर्प्रेरणा। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुश्रुत सूत्र 23rd चैप्टर। ठीक है, आप कहीं भी हो, मैं इसका एक पीडीएफ भी आपको हमेशा टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दे रही हूँ अभी कुछ चैप्टर से, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं मैम हम ट्रेवल करते हैं तब हम खुद देख लेते हैं ये वीडियोस, ताकि हम जब बुक में रिवाइज करें दूसरे टाइम तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैंने उसके लिए आपके लिए हेल्प कर दी। ठीक है, पर्टिकुलर चैप्टर का मैं आपको पहले पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, देन उसके लिंक। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से। अगर संहिता पढ़नी हो बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं जल्दी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन की अप्रोच रखना है हमारे लिए। ठीक है, और चरक सुश्रुत वाग्भट सारी चीजें पैरेलल में लेके चलो। अगर बोलोगे तो मैंने एक शेड्यूल भी बना के रखा है जो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पहले शेयर किया था, वो इजीली समझा के तुमको कि कैसे पैरेलल रिवीजन करना है वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, अगर अभी यूजी पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो वेल एंड गुड, संहिता समझो और अच्छे से पढ़ो। अगर पीजी पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो संहिता पढ़ो और रिविजन ज्यादा बार हो। ठीक है, आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्ट्री नहीं करना, गोविंद पारेख हमेशा रिवाइज करते हैं। चलती चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है कृत्य अकृत विधि। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। आचार्य यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, व्रण था हमारा। जो हमारा व्रण था वो कहाँ पर था, क्यों था, कैसे स्त्राव रहेगा, क्या चीजें हमें कैसे समझनी है, ये सारी चीजों के एक सीक्वेंस है। जैसे कि अगर सर्जरी में देखा जाएगा तो जो वुंड होता है उसको किस तरीके से हमें समझना है, क्या उसकी आकृति है, क्या आकार है, क्या स्त्राव है, वो आचार्य ने इससे पहले वाले चैप्टर में बता दिया। अब वो व्रण कहाँ हो सकता है, किस तरीके का हो सकता है, किसे हो सकता है, ये सारे क्वेश्चंस के हम यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले कि किन लोग होते हैं ऐसे, जैसे कौन लोग हैं जिनकी जो व्रण है वो सुचिकित्सीय व्रण होते हैं, जल्दी टू ट्रीट होते हैं। ठीक है, वो होंगे वय स्थापन, मतलब वो युवा होंगे, उनकी एज उनको सपोर्ट करेगी, उनका शरीर कैसा होगा, दृढ़ होगा, और वो कैसे होंगे, प्राणवताम होंगे, मतलब जीवन शक्ति वाले, एक एनर्जी रहेगी, एक प्राण वायु। नहीं कहते कि यार इसके प्राण बहुत अच्छे हैं, तो उस कैंडिडेट्स में पहला हो जाएगा हमारा वयस्थापन, दृढ़ानाम, प्राणवताम। और जिस व्यक्ति का जो सात्विक व्यक्ति है, ऐसे चार पुरुषों का वर्णन किया है आचार्य ने कि वो कैसे होते हैं, सुचिकित्सीय व्रण होते हैं। अगर इन्हें व्रण हो रहा है तो वो कैसा होगा, जल्दी हील हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि अगर युवा व्यक्ति है, उस युवा पुरुष के शरीर में जो धातु है वो नवीन होती है, और नवीन धातुओं में वर्धन शक्ति होती है। क्या होती है, वर्धन शक्ति संपन्न होते हैं, उसके कारण उनका वर्ण शीघ्र बढ़ जाता है। और जो दृढ़ पुरुष है उनका शरीर कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, मांस कैसे रहेंगे, अधिक रहेंगे, जिसके कारण उसमें जो सिरा, स्नायु, अस्थि, गंभीर धातुओं तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे कि व्रण की क्रोनिसिटी होती है कि वो आगे वाली धातुओं में चला जाता है तो उसकी चिकित्सा करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो दृढ़ पुरुष रहेगा, उसकी पुरुष में स्थिरता रहेगी, अधिक मांस रहेगा, तो वो आगे वाली धातुओं तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए जो हमारा रहेगा दृढ़ पुरुष का व्रण सुचिकित्सीय बोला है। अब प्राण शक्ति वाले मनुष्य, प्राण शक्ति वाले मनुष्य को जो वेदना होती है, आघात होती है, और वो किसी भी तरीके की जो ग्लानि है ना उसको प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी इम्यूनिटी कह दो इतनी स्ट्रांग रहती है कि उन्हें, मेरे बाजू में जो इंसान बैठा है उसे बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी इम्यूनिटी, मैं प्राण वताम पुरुष हूं, तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, ना वेदना ना आघात। ठीक है, अब सत्व पुरुषों का वर्णन देखते हैं। आचार्य सत्व पुरुषों के लिए कह रहे हैं कि वो भयंकर शस्त्र क्रिया आदि से भी जिसको पीड़ा ना हो, वो कैसे होते हैं, वो सत्व पुरुष होते हैं, जिनको ना भयंकर से भयंकर जो शस्त्र आदि क्रिया होती है उससे जिसको फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले हमें नंबर याद रखना है, वो कौन कौन से है ये याद रखना है, और वो क्यों क्यों है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब चीजें है ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन आने लग गया। मैं आपको हमेशा ना रीजन समझाती हूँ कि ये हमें ऐसा याद करना है तो वो क्यों करना है। हमने पहले तो, अगर हमें आया कि ट्रू, ट्रू ट्रू कोई चीज नहीं होती, ट्रू सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये चार पुरुषों को क्या दृढ़ माना है, तो हाँ ठीक है, इनको सुवर्ण माना है। और इसका स्टेटमेंट रहेगा कि सत्वज्ञान क्या भयंकर व्याधियों से, तो हाँ फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। तो स्टेटमेंट वाइज के लिए ये हमारा पर्टिकुलर सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं एमसीक्यू वाले के लिए।
अब एमसीक्यू वाले में आचार्य यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कहाँ सुखपूर्वक जो व्रण है वो भर जाता है। मतलब आपका जो व्रण है वो अच्छे से हील कहाँ पर हो जाता है। ठीक है, श्लोका नंबर 5 में देखते हैं कि देखो इसमें है ना वर्ड थोड़ा स्पेसिफिक याद रखना, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया रखा है। नितंब पायु सॉरी स्फिग पायु जनन ललाट गंड ओष्ठ पृष्ठ कर्ण फलक फलकोश, ठीक है, उदर जत्रु मुख अभ्यांतर संस्थिताम। ये क्या बोल दिया यहाँ पर कि स्फिग वर्ड याद रखना है, क्योंकि नितंब वर्ड नीचे भी आएगा, है ना। ये देखो नितंब वर्ड है। नितंब वर्ण के लिए क्या बोला है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें वर्ड याद रखना है। श्लोक में वर्ड है, देखो हिंदी में नितंब प्रदेश लिखा है, ठीक है, तो इसलिए हम स्फिग याद रखेंगे। स्फिग, पायु, जनन, ललाट, गंडोष्ठ, ठीक है, ये सारे ऐसे क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो चीजें जल्दी ठीक हो जा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है। जहां पर ब्लड सप्लाई हमारी अच्छी रहेगी, वहां पर हमारा जो व्रण रहता है उसकी हीलिंग कैपेसिटी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए जो ये क्रिटिकल ऑर्गन्स होने के बावजूद कैसे हो जाएंगे, जल्दी हील हो जाएंगे। एक चीज हमारी यहाँ पर छूट गई कि श्लोका नंबर 4 में बोल रहे हैं कि आपने ये व्रण देख लिए कि सुचिकित्सीय व्रण कौन से हैं, तो कष्ट साध्य व्रण किसे होंगे, अगर वो वृद्ध है, कृश है, अल्प प्राण, प्राण शक्ति उधर बोल दी थी तो अल्प प्राण शक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब हमने एक वर्ड यूज किया था सत्व। सत्व पुरुष जो होते हैं उनमें भयंकर से भयंकर कष्ट आदि को सहन कर सकते हैं, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डरपोक पुरुष, जो कुछ भी सहन नहीं कर सकता। डरपोक अल्प प्राण शक्ति वाले, एक हमारा था युवा वय स्थापना, तो दूसरा हो जाएगा वृद्ध, और एक हमारा था दृढ़, उसका शरीर स्ट्रांग था। तो उसके जो चार हमने पढ़े उसके जस्ट अपोजिट ही ये चार वर्ड्स हैं। ठीक है, चार ऐसी अवस्थाएं हैं, चार ऐसे मनुष्य हैं। ठीक है, अब हमने सुख रोपणीय व्रण देख लिया। यहाँ पर कौन से व्रण देखे, सुख रोपणीय व्रण। अब नेक्स्ट हम दुष्चिकित्सीय व्रण देखेंगे। अब एक तो जल्दी से ठीक होने वाले हमने चार स्टेजेस पढ़े थे, अब हम उनके ऑर्गन्स पढ़े कि इसको है ना क्या, एक काम करना है, इसको है ना 2 से 3 बार है ना, इसे मेरे साथ पढ़ो, चलो अभी पढ़ो। स्फिग पायु प्रजनन ललाट गंड ओष्ठ पृष्ठ। देखो मैं हिंदी में पढ़ सकती हूँ, मैं अधिकतर आपको समझाने की वे में समझती हूँ, लेकिन इसका श्लोक पढ़ने के दो रीजन है। पहले आपको उसी सीक्वेंस में आपकी टंग हमेशा आप बोलोगे कि हमेशा मैम आपकी ये वर्ड्स हमें याद ही हो गए, लेकिन ये चीज है ना इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जैसे नितंब है, कुक्षी है, ये वर्ड्स है ना, जैसे वहां उदर लिया, यहाँ कुक्षी वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो ये वर्ड्स है ना हमारे को डिफिकल्टी, अगर वहां पर कुक्षी लिखा है कि कुक्षी जो है वो सुख साध्य है। अगर आपने हिंदी पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने सिर्फ हिंदी पढ़ी है तो आपको क्या लगेगा, कुक्षी, हाँ यार कुक्षी तो सुख साध्य था। लेकिन वो क्वेश्चन है ना गलत हो जाएगा, कहीं भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुक्षी यहाँ पे दुष्चिकित्सीय में लिखी है। वहां पर अगर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि उदर जो है वो सुख चिकित्सीय है, और जो कुक्षी है वो दुष्चिकित्सीय है। ठीक है, तो अब ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, और इसका जस्ट अपोजिट लिख दिया तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। यही रीजन है, मैं आपको बोल रही हूँ इसको मेरे साथ पढ़ो, अभी पढ़ो, 2-3 बार पढ़ोगे ना चीजें समझ में आ जाएगी। स्पिग पायु प्रजनन लाट गंड ओष्ठ पृष्ठ कर्ण फलक कोश उदर जत्रु मुख अभ्यांतर संस्थाना। ठीक है, एक बार बस इनको पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है, इसे मत पढ़ना, मैं बोल रही हूँ इसे मत पढ़ना, इसकी सिर्फ हिंदी पढ़ लो। वर्ड्स कौन कौन से हैं ये याद रख लो, सारी इंद्रियां हमारी आ जाएगी कि नेत्र दंत नासा अपांग कान नाभि उदर। अब ये उदर नहीं याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, उधर याद रखना है। क्या, क्योंकि हम उधर कहाँ याद रखे हैं, उधर हम ऊपर याद रखे है ना, उधर हम ऊपर याद रखे हैं। यहाँ पर ये हिंदी वाले, यहाँ पर हमें जठर वर्ड याद रखना है। कौन सा वर्ड याद रखना है, जठर। यहाँ जठर है, वहां उदर है। ठीक है, ये वर्ड हो जाएगा। फिर सेवनी, फिर नितंब, नितंब वर्ड यहाँ आएगा, स्पिग वर्ड वहां आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, एक बार इसको समझ लोगे, पढ़ लोगे मेरे साथ तो नहीं कोई डिफिकल्टी आएगी, है ना। ये कैसे वर्ण है, वो थे अंतर संस्थान, मतलब अंदर स्थित थे तो भी ठीक हो जाते थे, मुख के भीतर स्थित व्रण सुख साध्य हो जाते हैं। ये जो व्रण है वो कहाँ स्थित है, अंतः शल्य दुष्चिकित्सा, ऐसे जो भीतर शल्य प्रवेश कर जाते हैं, ऐसे व्रण कैसे होते हैं, हमारे दुष्चिकित्सीय होते हैं। और एक एक्स्ट्रा स्पेसिफिक यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि भगंदरम अपि च
अंतर्मुखा, जो हमारी भगंदर है, जो व्रण है हमारा, जो भगंदर में जो व्रण हुआ है वो कैसा है? सेवनी, अर्थात हमारी जो ये सेवनी है, जो सेवनी है, स्क्रोटम लाइन, ठीक है, वहां सेवनी और कुटक अस्थि में अगर आश्रित हो जाता है तो जो व्रण हो जाता है वो दुष्चिकित्सीय हो जाता है। मतलब भगंदर की एक अवस्था का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भगंदर अगर इस अवस्था में रहेगा तो कैसा रहेगा? दुष्चिकित्सीय रहेगा। ठीक है, बस यहीं तक चीजें है ना, थोड़ी समझने वाली थी कि मैंने इसलिए इतना स्लो स्लो में लिया है। अगर आप पहले पढ़ चुके तो इसको फास्ट में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रोग है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया कि अब आपको कृच्छ साध्य, अब आपने सुख साध्य पढ़ लिए, दुष्ट वाले 3 अवस्थाएं बताई। पहले हमने बताया सुख साध्य कहाँ पे होंगे, वो हमने एमटीआर करा है, निटामार। दूसरा हमने समझ लिया है कि जो हमारे दुष्चिकित्सीय होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कृच्छ साध्य कहाँ होते हैं। कृच्छ साध्य हमारे कुछ रोग है, दैट इज कुष्ठ, विष, शोष, मधुमेह वाले जो मनुष्य रहते हैं वो कैसे होते हैं? कृच्छ साध्य होते हैं। कुष्ठ से जो पीड़ित है, विष से पीड़ित है, शोष है और मधुमेह। तो ये 4 चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। बहुत 4-4 आ रहा है बोलना व्रण में। विष, शोष, मधुमेह, कुष्ठ। विष, शोष, मधुमेह, कुष्ठ, ये जो सारे हैं वो आपको कैसे करने हैं? या तो कुष्ठी नाम, विष दुष्टा नाम, शोषी नाम, मधुमेही नाम। लेकिन ये चारों डिजीज है ना, ऐसी है जो हमारे रेगुलर बेसिस पे चलती है। मतलब विष का पेशेंट आएगा ही आपकी ओपीडी में, शोष का आएगा, मधुमेह का आएगा और कुष्ठ का आएगा। और वो हमें पता है आज के आज नहीं ठीक होगा, वो कृच्छसाध्य व्याधियां ही है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच में भी ये सही मायने पे आता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारी याप्य व्याधियां। अब याप्य की एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, है ना। जो याप्य व्याधियां है वो सारे अभी तक आपने है ना सिर्फ कृच्छ साध्य में नाम पढ़े, वो भी सिर्फ 4 थे। अब फिर से रिवाइज करो, ठीक है। देखो, आज जितनी बार रिवाइज कर लोगे, अभी जितनी बार रिवाइज कर लोगे, कल कम मेहनत लगनी है। कुष्ठ, मधुमेह, ठीक है, लेप्रोसी की अलग ओपीडी रहती है हमारे इधर, है ना। मधुमेह की अलग ओपीडी रहती है। और उसके बाद हमारा शोष और विष, बस 4 हमने नाम पढ़े। अब व्याधिया का नाम हम पढ़ेंगे, सारी जो व्याधियां रहेगा, अवपाटिका, निरुद्ध प्रकाशन, निरुद्ध गुद, जठर ग्रंथि, छत, ये सारी व्याधियां देखो, सारी व्याधियों के नाम है यहाँ पे स्पेसिफिक। जो सारी व्याधियों के बस नाम देख लेना तो वो यहाँ पे होती है। कैटेगरीज तो हमको पता है कि बस याद देखना है, नाम देखना है बस। अब जो मनुष्य अपने रोग को या अपने व्रण की चिकित्सा नहीं करता है तो वो क्रोनिसिटी की तरफ जाता रहेगा। साध्य रहेगा तो वो जो व्रण हो जाएगा याप्य हो जाएगा, और असाध्य रहेगा तो वो प्राण प्रत्याख्य हो जाएगा, प्राणों का नाश करने वाला हो जाएगा। ठीक है, वही श्लोका नंबर 9 में हमें बताया गया है। श्लोका नंबर 9 में उसकी क्रोनिसिटी को बता दिया, और उचित क्रिया जिस मनुष्य के उस उम्र का अधिक पीड़ित ना हो तथा धारित किए गए किंतु उम्र से छोड़ देता है तो वो क्या हो जाता है, उसका जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो, उसका आपको कंडीशन हो गया, व्रण हो गया, अब उसको कैसे हील करना है ये आप जानते हो। अगर आप उसका जल्दी ट्रीटमेंट करवा दोगे तो वो जल्दी हील हो जाएगा, अगर नहीं करवा पाओगे तो वो लेट हील होगा। ये कंडीशन समझ में आई। यहाँ चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर आप उसको एक बार समझ लोगे कि हाँ कौन सी 4 व्याधियां मेरे पास ओपीडी में आती है, कहाँ की जो व्रण है ये याद रख लिया, कौन सी व्याधि है तो वो याद पे आएंगे। अब असाध्य को देख लेते हैं। यहाँ पर हम असाध्य व्रणों का मतलब जो भी चीजें असाध्य है ना उसका वर्णन करेगी कि क्या लक्षणों को देखें। तो पहले है ना इसकी आप हिंदी समझो, फिर मैं आपको वो भी समझा दूंगी श्लोक क्या बोल रहा चाह रहा है। अब इसके अनंतर हम असाध्य व्रणों का वर्णन किया जाता है मांस के पिंड के समान। देखो, एक एक आकृति बता रहे हैं वो कि अगर मांस के पिंड के समान ऊंचा उठा हुआ है, जो व्रण है ऊंचा उठा हुआ है तो ठीक है, हर चीज अधिक होगी तभी वो असाध्य होगी। ऊंचा उठा हुआ है। दूसरी, अधिक पूय रक्त आदि को बहने वाला। अब स्राव जो निकल रहा है इससे वो भी कैसा है, अधिक है। ये भी क्या है, अधिक है। दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज क्या है कि उसके अंदर आकृति भी है, स्राव भी है। तो स्राव होने के लिए चीजें भरी होना भी जरूरी है ना, तो उसके अंदर चीजें भरी हुई भी है, और भरी हुई है तो वेदना करेगी, तो वेदना भी करेगी। पहला श्लोक का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। और घोड़े के भागोष्ठ के समान जिसके ओष्ठ या किनारे उठे हुए।
अब ये जब उठा था हमारा व्रण, तो व्रण उठा हुआ है 2D में देख रहे हैं। 3D में जब हम इसको देखते हैं तो इसकी जो ये बॉर्डर्स है वो कैसी है, उठी हुई है। व्रण समझने आना चाहिए ना आपको, व्रण की असाध्य व्रण है, डिफिकल्ट टू ट्रीट व्रण है, वो कैसा रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि गौ के संग के समान ऊपर उठे मृदु मांस अंकुर वाला। मतलब गौ का जो श्रृंग है यानी गौ के जो सींग है उसके समान उसके मांस अंकुर है, वो मृदु है और उठे हुए हैं। ठीक है, अब इस श्लोका में देख लो ये चीज, मांस के पिंड के समान ऊंचा उठा हुआ है, पहली चीज। दूसरी, इसमें क्या हो गया है, स्राव अधिक हो रहा है, कुएं के समान इसमें वेदना है, सॉरी कुएं भरा हुआ है, वेदना अधिक है, और घोड़े के समान इसके जो वो है वो उठे हुए हैं। गौशंग के समान, गौशंग के समान मधुमास का रोहण हो रहा है। ये था सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि यहाँ देखेंगे, अब हम कहाँ देखेंगे, सॉरी, वसा मेदो मज्जा मस्तु स्त्राव। अब जो इसमें स्त्राव हो रहा है, वसा मेद मज्जा और मस्तिष्क के समान गुलगुले या धूसर वर्ण का इसमें स्त्राव होगा। कैसा होगा, पहले तो स्त्राव किस चीज का हो रहा है, ये 4 चीजें हमें याद रखना है। फिर से 4 आ गया नंबर, वसा मेद मज्जा और मस्तुलिंग के समान जिसमें स्त्राव होगा। दूसरी चीज क्लियर। अब जो स्त्राव हो रहा है वो शब्द के साथ वायु निकलने वाली शिरा और कंठ से उत्पन्न होगा। कहाँ से होगा, ऑर्गन, पहली बार हमारे ऑर्गन आए हैं, दैट इज सिर और कंठ, जो हमारे मोस्ट क्रूशियल ऑर्गन है, दैट इज सिर और कंठ। उससे कैसा होगा, शब्द के समान या शब्द के साथ वायु निकलने वाला। जैसे बुलबुले होते हैं ना, वो वायु के साथ निकलते हैं और शब्द के साथ निकलते हैं, दैट इज आर शब्द के साथ निकलने वाली वायु। और उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि भिन्ने व सिरा कपाले यत्र मस्तु लुंग दर्शनम। मतलब कि जो आपके सिर में या कपाल में अगर चोट लग जाने पर मस्तुलुंग यानी हमारा जो CSF है उसका कुछ हिस्सा अगर बाहर निकल जाता है तो त्रिदोष प्रकोप करता है, काश श्वास आदि चलने लगती है और इससे जो व्रण होता है वो कैसा हो जाता है, हमारा असाध्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर, रिवीजन करेंगे। व्रण की कंडीशन है, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन यहाँ से बनने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उसने पूछ लिया मांसपिंड के समान है और इसकी बॉर्डर्स कैसी है, घोड़े के शंख के समान उठी हुई है, इसके अंदर स्त्राव अधिक होगा, कुएं भरा हुआ है, वेदना हो रही है, गौशंग के समान मृदुमास रोहण है। फिर इसमें जो सिरा कंठ है वहां पर क्या हो रहा है, सशब्द वात वाहिनी निकल रही है। कैसे, 4 तरीके का स्त्राव है, वसा मेद मज्जा मस्तुलुंग का स्त्राव है। और डिफिकल्ट कंडीशन कब हो जाती है, जब इनमें से सिर में किसी तरीके की चोट लग जाए और मस्तुलुंग का स्त्राव हो जाए, मस्तुलुंग दर्शनम और त्रिदोष प्रकोपनम, और उससे कौन से रोग होंगे, काश श्वास रोग हमारे हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी चीजें अच्छे से समझोगे हमेशा याद रहेगी। ठीक है, वैसे तो एक बार में सीधे लाइन से पढ़ के तो मैं भी निकाल सकती थी, लेकिन मैंने बोला समझना जरूरी है। अब यहाँ पर निज निज और आगंतुज का वर्णन देखो। निज वातपित्त कफ के कारण होते हैं, आगंतुज जो भी चीजें बाहर से होती है उसके कारण होती है। तो जिस आगंतुज व्रण से वसा मेद मज्जा या मस्तुलुंग, जो 4 चीजें हमने का स्त्राव पढ़ा तो भी ठीक कर सकता है, किंतु भीतरी वात आदि दोषों की दृष्टि के कारण अगर ऐसा स्त्राव हो रहा है। रोग 2 प्रकार के हैं, एक है निज, एक है हमारे आगंतुज। जो निज दोष के कारण अगर ये स्राव आया है तो इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट, लेकिन अगर आगंतुज के कारण है, ठीक है, ट्रीट हो जाएगा। यही हमारा श्लोका नंबर 13 हमें बता रहा है। अब यहाँ पर व्रण की कंडीशन है कि कौन से जो व्रण है वो साध्य होते हैं, तो पहले, और कौन से व्रण रोपित होते हैं ये समझेंगे। त्रिभ्य दोषे अनाक्रांत शाव ओष्ठ पीड़िका समा अवेदना निरस्तावो व्रणा शुद्धि। मतलब देखो कुछ भी नहीं हो रहा है ना, एक तो तीनों दोषों से आक्रांत नहीं है, पहली चीज, तीनों दोषों की डोमिनेंसी नहीं है। कैसा है, शाव रंग का है, और पीड़िका कैसी, छोटी सी पीड़िका है, पीड़िका समा, उसमें भी वेदना ना हो रही ना स्त्राव हो रहा, तो वो कैसा व्रण रहेगा, बढ़िया व्रण है, शुद्ध व्रण है वो। कैसा है, हमारा शुद्ध व्रण है। शुद्ध व्रण में तीनों दोष प्रकोपित नहीं है, शाव ओष्ठता है, पीड़िका समा है, अवेदना है और निरस्त्राव है। अब रोपित वर्ण कैसा रहेगा, रोपित वर्ण में किसी भी चीज का कंपैरिजन या उपमा जब आ जाती है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो उपमा देखने को मिल रही है हमें, कपोत व्रण प्रतिमा,
यानी कबूतर के समान उसका व्रण हो जाएगा। वहां कैसा था, हमने शाब का पढ़ा था, यहाँ कैसा पढ़ रहे हैं, कपोत व्रण प्रतिमा। जब हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, हमारा रोपित व्रण हो जाता है। और उसके बाद उसमें बाकी चीजें भी देख लेते हैं कि कबूतर के समान है, पुई आदि के स्त्राव के समान है, स्थिर है, चिपचिपा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारी थी कि कपोत व्रण प्रतिमा। दूसरी चीज आती है कि जो हमारा रुग्ण है उसका जो मार्ग है वो कैसा हो गया है, वो सम्यक रूढ़ यानी हील व्रण कैसे, हील्ड व्रण कैसे कहेंगे, जिसका मार्ग है, जैसे जो इधर मतलब मुझे व्रण हुआ था, यहाँ पर इतना गहरा व्रण था, अब ये भर चुका है। कैसा हुआ, जिसका मार्ग भर गया हो, मांस आदि की ग्रंथ आदि, तब ना चारों ओर ना पहुंचाओ, ना सूजन हो, ना पीड़ा हो रही हो, जिसकी त्वचा आदि अंत स्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं, उसकी हीलिंग हो चुकी है, स्केलिंग चालू हो जाए, और वो तलभाग कर बराबर हो जाता है। मतलब ये इतना डेप्थ मैंने बनाई, और अब वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो कैसा हो गया, सम्यक गुण व्रण हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा शुद्ध व्रण के लक्षण आएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रूपित, और ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पर तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका कंपैरिजन बता दिया। आचार्य सुश्रुत यहाँ पर एक और जगह पर जब शुद्ध व्रण का वर्णन करते हैं, तब वो लिखते हैं, जिह्वा तलाभो मृदु स्निग्धा सुलक्षणो विगत वेदना सुव्यवस्थितो निरस्त्राव शुद्ध व्रण। ये भी आचार्य सुश्रुत ही बोलते हैं। आचार्य चरक क्या बोलते हैं, आचार्य चरक बोलते हैं, नाति रक्तो नाति पांडु नाति श्यावो नाति रुक न च उत्सन्नो न उत्संगी शुद्धि रोप्य परम व्रण। ठीक है, हर चीज नहीं हो रही है, वो दैट इज आर शुद्ध व्रण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, ये बोल दिया कि वात पित्त कफ दोषों के अधिक हो जाता है, परिश्रम आदि करने से, अजीन आदि हर्ष, कुछ भी चीज आपको अधिक नहीं करना है, अन्यथा ये जो आपके व्रण की हीलिंग है उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं या स्लो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 24 चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी, प्रैक्टिकल अप्रोच पे भी जाओगे और कैसा आप इमेजिन करोगे कि हाँ आपके पास एक वुंड जो बहुत दिनों से हील ना हुआ, तुरंत तो देखो पेशेंट आता नहीं है, 90% पेशेंट्स नहीं आते हैं, और जो आता है वो बहुत अच्छा पेशेंट होता है, वो उसका व्रण भी हील हो जाता है। लेकिन जो क्रोनिक व्रण लेकर आया है आपके पास आपके अपयश करने के लिए, तो आप उसको पहले ही अलर्ट कर दो। अगर आपको ये कंडीशंस पता है, यू आर अ गुड वैद्य। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा और पढ़ते रहो। ठीक है।